नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अमित शाह की तरफ से लगातार तीनों पार्टियों को किस तरह से निशाना बनाया गया है, ये खबर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, अमित शाह ने तीनों पार्टियों पर हमला किया है और जाहिर तौर पर आप देखिए, घाटी की रक्षा के नाम पर युवाओं का शोषण किया जाता था, इस तरह से बड़ा बयान जारी किया है। और तीनों पार्टियों ने यहाँ फेक एनकाउंटर कराए हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह से शान से अब तिरंगा लहरा रहा है, यानी कि आप देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती के उस बयान का जवाब यहां पर अमित शाह ने दिया है, जहां पर वो कहती थी कि 370 को अगर हटाया गया तो तिरंगा उठाने के लिए कोई भी हाथ नहीं बचेंगे। लेकिन फिलहाल आज तंज भी कसा गया और सीधा सीधा वार यहां पर पीडीपी पर भी किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी यहां पर हमला किया गया है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो 370 को नहीं हटा सकते। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि महज दूसरी बार में ही 370 को हटा दिया गया। और कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जमहूरियत को यहां पर किस तरह से रोक कर रखा था, इस तरह से बड़ा आरोप लगाया गया है। हम घाटी पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, इस तरह से बड़ा बयान। और सुप्रीम कोर्ट की तय तारीख पर ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि अटकलें जिस तरह से लगाई जा रही थी कि बेशक कहा गया है लेकिन चुनाव होंगे या नहीं, इस पर कहीं ना कहीं तस्वीर को साफ करते अमित शाह नजर आए, जिस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय तारीख जो रखी गई है उसी पर विधानसभा के चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। लेकिन लगातार तीनों पार्टियों पर हमला करते हुए भी नजर आया। उस बीच में आपने देखा कि किस तरह से उपलब्धियों को लेकर भी यहाँ पर गिराने की कोशिश हुई है। युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह पर अब लैपटॉप आ गया है। आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है। गुज्जर बकरवाल का 1% भी काटे बिना आरक्षण यहाँ पर पहाड़ियों को दिया गया है। और जाहिर तौर पर देखिए, 1 रैंक और 1 पेंशन को लेकर भी बात की गई। जम्मू के अंदर 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 11 नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ पर बनाए गए हैं, 7 बीएससी कॉलेजेस बनाए गए हैं। आईआईटी, आईआईएम को लेकर भी बात की गई, कैंसर अस्पताल को लेकर भी बात की गई। और 370 अगर हटी तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, इस पर भी बड़ा जवाब अमित शाह की तरफ से। और उसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से बड़ी बातें जरूर कही है कि घाटी पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं लोगों का दिल, और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आपका मन ही है तब आप यहाँ पर कमल को खिलाइए, यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं है। जब जनता चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देगी और जिताकर भी सामने लाएगी। और किसी को भी अगर वोट देना है तो लेकिन इन तीनों पार्टियों को मत दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जमहूरियत को रोक कर रखा था। और अब सीधा सीधा वार अगर तीनों पार्टियों पर किया गया है तो चलिए सीधा संपर्क करेंगे। इस वक्त बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ है, आपका स्वागत। और माजिद लालवी जी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। और उनके साथ साथ हमारे साथ यहाँ साहिल शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। पीडीपी से सोहित शर्मा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के माजिद लालवी के पास ही आऊंगी। माजिद, जिस तरह से अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बार बार कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 370 को नहीं हटा सकते, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि दूसरी बार में ही 370 को हटा दिया गया। फेक एनकाउंटर्स को लेकर आप लोगों पर बड़ी बात कही गई और उसके साथ साथ युवाओं को यहाँ पर बरगलाने और उनका शोषण करने का भी आरोप लगा दिया गया। माजिद, आवाज आ रही है माजिद? साहिल जी, तो फिलहाल आपको बताते चले कि अमित शाह की तरफ से जिस तरह से रैली को संबोधित किया गया है, आम जनता के सामने वो अपनी बात को रखते नजर आए हैं, क्योंकि 300 का नारा तो फिलहाल दिया ही गया था, लेकिन 370 को जिस तरह से अपनी मैनिफेस्टो के अंदर रखा गया था उस पर काम किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि यहाँ खीर भवानी का मेला भी लग रहा है, इस तरह से बड़ी बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर अब यहाँ पर खुशहाल बन गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली बरकरार हो चुकी है। तो मेरी आवाज आ रही है लालमी आपको? साहिल जी, जवाब दीजिएगा इस पर। कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा हमला किया गया अमित शाह की तरफ से। तो कुछ ना कुछ तो है जो है उन्होंने कहना ही है। ये वही देश के गृह मंत्री साहब है जिनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई पिछली बार जब आप 2014 में आए थे तो आप लोगों ने देश की जनता से वादा किया था कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो है वो इस तरह के जो है वो जुमले कहे जाते हैं। तो जब प्रधानमंत्री के अपने गृह मंत्री इस तरह के शब्दावली यूज करते हैं तो देश की जनता जो है वो कितना इनके शब्दों पर यकीन करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मैं इसके साथ एक चीज और जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आज अमित शाह आए हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और
एम्स का उद्घाटन करके गए थे। मुझे याद है आपके शो में और बताया गया था उस समय भी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे बड़ी तारीफों के कुछ बातें गए थे, अब ये होगा और वो होगा। आज 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, जो ओपीडी 1 हफ्ते खुल रही थी, अभी तक उस ओपीडी का जो है वो कुछ पता नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर खड़े होकर अमित शाह जी ने आज जो ये बात की है, जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने बड़े जख्म दिए। जम्मू कश्मीर के आइडेंटिटी के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है। जिस लद्दाख ने 370 टूटने के ऊपर खुशियां मनाई थी, आज वो पूरा लद्दाख जो है वो सड़कों पर है और अपने लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है। इसी तरह से स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर के लोगों को था। और प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी नेता है, फेक एनकाउंटर्स कराने की भी बात कर रहे थे साहिल जी। फेक एनकाउंटर्स करवाए जाते थे, इस तरह से बड़ा आरोप लगाया गया है तीनों पार्टियों पर। देखिए आशा जी आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, और जब उनसे पूछा गया, जब प्रधानवादी का एनकाउंटर हुआ था, आतंकवादी था, हमारे लिए तो आतंकवादी था, तो उनसे जब पूछा गया एनकाउंटर को लेकर, तो ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कहा था कि एक्सीडेंटली मारा गया, हमें मालूम नहीं था कि अंदर जो है वो प्रधानवादी था। तो इस तरह के मैंने आपको कहा कि कितना सीरियसली लेते हैं प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को, अमित शाह जी के स्टेटमेंट को, क्योंकि ये इनके अपने कथन के अनुसार जो है वो जुमले होते हैं। देश जो है, जम्मू कश्मीर जो है वो मुद्दों के आधार पर जो है वो तो मुद्दे तो आज उन्होंने सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि हमने एम्स को लेकर काम किया है, IIT को लेकर काम किया है, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं। आधे अधूरे कहा 2 मेडिकल कॉलेज और अब 11वां मेडिकल कॉलेज। हॉस्पिटल हो, इन लोगों को आधे अधूरे काम के उद्घाटन करने में बड़ा मजा आता है। मदुरई ये जगह है तमिलनाडु के अंदर, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा ने खुद कह दिया था कि मदुरई के अंदर जो एम्स है वो 90% बनकर तैयार हो गया है, जबकि उसकी अभी नींव का पत्थर भी जो है वो नहीं रखा गया। इसी तरह से इसके साथ जो है पूरा सिनेरियो बना है कि जिस एम्स के अंदर उद्घाटन के 1 हफ्ते के अंदर ओपीडी शुरू हो रही थी, आज 2 महीने से उसको ओपीडी का कुछ नहीं पता। तो इस तरह से आ रही साहिल जी। सोहित जी जी जी, जम्मू कश्मीर में आकर जो विचार आम जनता के बीच में रख रहे थे, तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बनाए, कितने खुशी से कहते हैं कि हमने लखनपुर का टोल टैक्स खत्म किया। अरे भाई, लखनपुर का जो टोल टैक्स खत्म किया उससे जम्मू की जनता को नुकसान हुआ। जम्मू के जो समाज के इंडस्ट्री थी वो खत्म हुई, जिससे कितने इंडस्ट्री के जो मुलाजिम थे वो बेरोजगार हुए, कितने इंडस्ट्रीज के जो परिवार थे वो खत्म हुए, सब अकाउंट NPA हो गए। तो हालात ये है कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को पूरे भारत में बेचा। आज वो समय आ गया है कि ना तो इनके पास डेली वेजेस का कोई जवाब है, ना ही इनके पास कोई बेरोजगारी का कोई जवाब है, ना ही ये रोजगार का कोई जवाब दे पाए। आखिर यहाँ पर टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, और अब अगर इसे खत्म कर दिया गया तो फिर एक और बड़ा मुद्दा। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ कि जब यहाँ पर टोल टैक्स लिया जा रहा था उस वक्त भी विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा था कि आखिर टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है। सरोल टोल प्लाजा को लेकर बात हो रही थी, वन टोल प्लाजा को लेकर बात हो रही थी, और आज अगर लखनपुर टोल प्लाजा बंद हो गया है उसके बावजूद भी सवाल है। इंडस्ट्री को बढ़ाता था, ये समाज स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाता था। जम्मू कश्मीर की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो लखनपुर के टोल टैक्स से चलती थी, और ये हमारा अपने में ही एक बहुत बड़ा राज्य वसूली इसमें हुआ करती थी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। आप ये तो कहते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, अभी तक बताओ कितने इन्वेस्टर अभी तक यहाँ पे इंडस्ट्री लगा चुके हैं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, इन लोगों ने अमित शाह कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर 370 हटता है तो फिर वो हाथ नहीं बचेंगे जो तिरंगा उठाएंगे, लेकिन वो आज कह रहे हैं कि आज तिरंगा भी लहरा रहा है। अरे भाई, ये वो सब चले जाएंगे लेकिन तिरंगा रहेगा। तिरंगा नहीं लगाते थे, ये वो लोग हैं जो खुद नागपुर में तिरंगा नहीं लहराते थे। आज ये तिरंगे के बारे में बात कर रहे हैं, आज ये तिरंगे के बारे में बात कर रहे हैं। तिरंगा तो हमारी पार्टी ने जब से हमारी पार्टी हुकूमत में है तब से हम तिरंगे पर तिरंगे लहरा रहे हैं। किसने कहा कि वो बात अलग है? वो कह रहे हैं कि लोगों को बरगलाने का काम किया गया PDP की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। क्या सोहित जी आवाज आ रही है? हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि लोगों को बरगलाने की कोशिशें की है तीनों पार्टियों ने,
और जमहूरियत को रोक कर रखा था। अरे ये लोग बहुत कुछ कहते हैं, इनको पसंद आए तो वो देशभक्त हो जाता है, जो पार्टी इनको पसंद नहीं आए वो देशद्रोही हो जाता है। इन्हीं दो पार्टियों के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है, एनसी के साथ इन्होंने सेंटर में केंद्र में हुकूमत बनाई, जम्मू में पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई। अब प्रॉब्लम ये है जो इनके साथ चलेगा वो देशभक्त, जो इनके खिलाफ होगा वो देशद्रोही, ये इनका फंडा है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई की जांच यहाँ पर बिठाई जा रही है। जिस तरह से आप भी आरोप लगा रहे हैं कि जो पसंद में आ रहा है तो उसके साथ ठीक है गठबंधन, नहीं पसंद में आ रहा है तो जेल या फिर कार्रवाई। लेकिन पीएम कह रहे हैं कि अगर कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर किस बात का। 97% लोगों पर जो कार्रवाई हुई है वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए नहीं है। सोहेल जी, केजरीवाल जी अंदर है तो वो किस बात का डर है? वो क्रांतिकारी नेता है, वो अंदर बैठ के वो फाइट कर रहे हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि ये एनआईए और ईडी का गलत जवाब दीजिए अभिजीत जी। 16,000 करोड़ रुपया इकट्ठा इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद आ रहा है वो उसे अपने साथ रख रहे हैं, जो नहीं पसंद आ रहा है उसके लिए इस तरह से आरोप है। देखिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं शुरू से लेके और पीडीपी के प्रवक्ता तक हर चीज का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो बात ये आती है कि कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब तो ये बनता है कि कम से कम कांग्रेस तो बात ही ना करे जम्मू कश्मीर की। हमें भली भांति पता और शायद इतिहास ये लोग भूल चुके होंगे, हमें भली भांति याद है कि 51-52 की जो भी पहली असेंबली उस समय बनी थी, जो नॉमिनेट यहाँ पर होनी थी, उसके लिए 12 लाख की पॉपुलेशन जम्मू की थी और 10 लाख की कश्मीर की थी। लेकिन एनसी कांग्रेस ने मिल समय उस समय जम्मू से ज्यादा कश्मीर को 1.5 दर्जन सीटें दी थी। और यही नहीं, जमहूरियत का गला इन्होंने शुरू से यहाँ पर दबाया। उस समय यहाँ पर जनसंघ के जितने कैंडिडेटों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया उन सबके सब नॉमिनेशन को ही रद्द कर दिया गया। तो अपनी हुकूमत यहाँ पर बना दी, सपोर्टेड बाई कांग्रेस एट दी सेंटर। यही चीजें यहाँ पर चलती रही, इसी तरह का सिस्टम चलता रहा, एक ही पार्टी का दबदबा। उसके बाद कांग्रेस ने बीच में एंट्री की, जब अपना हिस्सा उन्होंने ढूंढा तो 87 में आके फिर वही चीजें रिपीट कर दी। जब जीते हुए लोगों को हरा दिया गया, हराए लोगों को जिता दिया गया। बूटा सिंह इन्हीं के होम मिनिस्टर थे जब जमहूरियत का यहाँ पर गला दबाया गया था, रातों रात। चलिए माजिद जी जवाब दीजिए, वो 1987 की रिगिंग को याद करा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए बात की विडंबना कि यहाँ पर ये जब लोग ये वाले यहाँ से एनसी वाले इनको छोड़, माजिद लारमी जी इनको जब छोड़कर चले गए एनसी ठीक है अभिजीत जी, लंदन चले गए। उसके बाद जब वापस आते हैं 96-97 में फिर तिगड़म देखिए कि कांग्रेस के साथ इनकी फिर से सरकार बन जाती है। क्या आप इसे जमहूरियत कहेंगे, छलावा कहेंगे, मजाक कहेंगे? माजिद मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जवाब दीजिए, वो 1987 की रिगिंग को याद करा रहे हैं आप लोगों को। मैंने सुना नहीं, क्या बोला? 1987 के अंदर जो चुनाव हुए उसमें जो धांधली हुई उसको लेकर बात कर रहे हैं। और आज अमित शाह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से युवाओं का शोषण किया गया, फेक एनकाउंटर्स किए गए। ये 1987 ही की बात क्यों कर रहे हैं? ये रोज रोज परिवारवाद 1987 और ऐसे बातें कर रहे हैं कि जिनका कोई मकसद ही नहीं है, जिनका कोई मकसद। ये प्रेजेंट की बात करें ना, प्रेजेंट की बात करें कि बीजेपी के बीजेपी के दौर में जो आज जम्मू कश्मीर में हुआ, जो यहाँ पे हक लोगों का छीना गया और स्टेट को जो एक वक्त में एक कंट्री थी, स्टेट को यूटी पर, उसके बारे में ये बताए। ये 87 के बारे में ना जाए, 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। 87 के बारे में ना जाए, लोगों को गुमराह ना करे, या लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए, लोगों को गुमराह ना किया जाए। इन चीजों से इनको वोट नहीं मिलेंगे। अगर इनमें दम है ये जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़े। चलिए ठीक है, लारमी जी जवाब ले लीजिए। अब अभिजीत जी वो कह रहे हैं कि दम है तो फिर इलेक्शन लड़े, लोगों से वोट ले लें। और लोग फैसला करेंगे, सुन लीजिए ना क्या होगा। लारमी जी जवाब ले लीजिए। अब किन लोगों ने किया? लारमी जी लाजमी है कि आप जवाब भी सुनेंगे। अब हमारा जवाब ये है, आप प्रेजेंट की बात करो, जो लोगों का पता है। माजिद लारमी जी गलत हुआ है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। और आप लोग किसकी मदद कर रहे थे? अरे भाई जवाब ले लीजिए लारमी जी, अब सुन लिया बहुत, जवाब ले लीजिए। अब जो 87 की आपने रिगिंग की, आपके लिए तो केवल रिगिंग, और आप कहते इतने पीछे नहीं जाना चाहते। आपकी उस रिगिंग का और कांग्रेस की मिली भगत के कारण 1 लाख लोगों ने अपने प्राणों से हाथ धो दिए। 1 लाख से ज्यादा लोग। चलिए साहिल जी, कांग्रेस की वजह से
या अलायंस में सरकार की 1 लाख से ज्यादा लोग आज कब्रों में दफन है जनाब, इससे ज्यादा चलिए जवाब दीजिए साहिल जी। ठीक है लालमी जी, 15,000 वर्कर हमारे शहीद किए गए, सबके हाथ हमारे 15,000 वर्कर शहीद किए गए। तो अल्लाह का खौफ ये लोगों को ये माजिद लालमी जी की आवाज को डाउन कर दीजिए प्लीज, ये सुन नहीं रहे हैं बात को, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं लालमी जी आप। साहिल जी। हाँ आशा जी, देखिए मैंने सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये सेम जो भाषा है वो पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान कहता है कि 1987 का इलेक्शन और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अभिजीत जी एक एक कर इस तरह से नहीं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी चाहिए। पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि आजादी से पहले भी जब बंगाल के अंदर ये जो थे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए उनकी सरकार में जो थे वो मंत्री थे। देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यही भारतीय जनता पार्टी है। मेरे बड़े भाई अभिजीत जसरोटिया साहब अभी कह रहे थे कि 50 में ये हुआ, इतनी सीट थी, इतना हिस्सा जम्मू को मिला, इतना हिस्सा कश्मीर को मिला। भैया अभी आप ही के समय में डिलिमिटेशन हुई, तो अगर जम्मू का हिस्सा ज्यादा था तो आप जम्मू की सीटें आपने कश्मीर से ज्यादा कितनी बढ़ाई? आपके हाथ में सब कुछ था, आपने जो मन में आया आपने वो किया। देखिए इनके पास कोई तर्क नहीं है। देखिए मैं फिर जो डिबेट है आज अमित शाह जी जहां आए हैं, मैं फिर एक बार आशा जी आपको कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर को जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने जख्म देने का काम किया है। इन्हीं के जो कैंडिडेट है जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने जो है अपना एफिडेविट फाइल किया है। पहले अपने वालों का तो 31 करोड़ की लाइबिलिटी। आ रही हो अभिजीत। उसके बाद 2024 में जब आते हैं 2024 में जब आते हैं और अपना जो आईटीआर बता रहे हैं वो 12 लाख बता रहे हैं, जबकि सवाल ये है कि भैया 12 लाख की आईटीआर के साथ जो है 31 करोड़ की लाइबिलिटी जो है। चलिए जवाब दीजिए अभिजीत जी। ठीक है साहिल जी, देखिए जवाब ले लीजिए साहिल जी। अब कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है आपने गर्द में डालने का काम किया। आप सवाल पूछेगा कि जुगल किशोर शर्मा जो था संसद में खड़े होकर मेट्रो ट्रेन सुना रहा था, वो मेट्रो ट्रेन जो थी वो जमीन में कहा। चलिए जवाब ले लीजिए अभिजीत जी, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। जीप स्कैम से शुरू हुई पार्टी जो झारखंड पे आकर रुकी, उस पार्टी का आप जरा इतिहास निकाल के देख लीजिए। जिस पार्टी की प्रेसिडेंट और पार्टी के युवराज नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जमानत पे घूम रहे हो, ऐसी पार्टी का जरा हिसाब किताब ले लीजिएगा। उनका सारे का सारा जो जीप स्कैम से शुरू हुई थी, अभी तक 363 करोड़ रुपया झारखंड में अभी भी गरीबों का उसका जरा हिसाब किताब इनसे ले लीजिएगा। और इनसे जी 16,000 करोड़ का इंद्रकोण का तो हिसाब दे दीजिए। चाहता था कि जो लोगों आप लोगों ने भ्रष्टाचार इतना किया उसका हिसाब कौन देगा? अभिजीत जी सुन लीजिए। आप लोग तो देशभक्त हो कि 16,000 करोड़ रुपया कहाँ से इकट्ठा कर दिया आप लोगों ने, उसका हिसाब। अभिजीत जी सवाल सुन लीजिए, सोहित जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सोहित जी। मैं अभिजीत जी मैं ये कह रहा हूँ 16,000 करोड़ का तो हिसाब दीजिए। जवाब दीजिए अभिजीत जी। बॉन्ड में आप लोगों ने इकट्ठा किया है उसका हिसाब तो दीजिए। खाए थे उसका हिसाब किताब दिया। बिजबेड़ा की पार्टी बिजबेड़ा की बांट गए, फिर वही पे आ गए। अरे प्रेसिडेंट 16,000 करोड़ का तो हिसाब दीजिए मेरे भाई। ये जवाब दे NIA ईडी से जो पैसा इकट्ठा किया उसका तो हिसाब दीजिए। भ्रष्टाचारियों, पीडीसी के चुनावों से क्यों आप लोग तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हो, देशभक्त हो आप लोग तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी। सोहित जी जवाब दीजिए बात का कि पीडीपी की जो वालिदा हैं उन्होंने चुनावों का बहिष्कार क्यों किया था, और आज वही कह रही है कि लोगों से कि चुनावों का बहिष्कार नहीं करना है, घरों से बाहर निकली और वोट डाली। अभिजीत जी 1 मिनट जवाब दीजिए सोहित जी। 16,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा? मित्तल ग्रुप से 35 करोड़ रुपए के बॉन्ड, अरे मित्तल ग्रुप ने 35 करोड़ के बॉन्ड दिए। फ्यूचर गेमिंग अरे मुद्दे पर आ ही नहीं रहे हैं लालमी जी। ऑफिसर कैसे बने थे आपके मामले इसका हिसाब कौन देगा? ऑफिसर कैसे बने थे? चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द यहाँ पर आज चुनावों को बहिष्कार ना करने की भी अपील कर दी गई। सोहित जी आप ही के पास आएंगे सीधा सीधा। महबूबा मुफ्ती पहले चुनावों का बहिष्कार करती हैं और आज जिस तरह से वो बात कहती हैं, वो कह रही है कि चुनावों का बहिष्कार नहीं करना है, घरों से बाहर निकलना है और मुझे वोट देना है और कामयाब बनाना है। उस वक्त का और आज के समय में कितना बदलाव पीडीपी भी देख रही है, क्योंकि हर पार्टी इस वक्त पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हर बात ऐसी है आशा जी, भारत के संविधान को बचाना है सबसे बड़ी बात। उसके लिए पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है। जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं उसको देखते हुए इस समय एक एक वोट बहुत कीमती है, और उसी का मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है। जो हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाया, भगवान ना करे ऐसी हालात किसी और स्टेट में बने। आज के समय में यहाँ पे डेली वेजेस रो रहे हैं, आज के समय यहाँ पे बेरोजगार बंदे रो रहे हैं,
जो हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। सोहेल गुजरात में जी, देखो, डेली इस वेजेस समय- की फाइल महबूबा मुफ्ती के टेबल पर थी, लेकिन सिग्नेचर नहीं हुए। हाँ, तो गवर्नर साहब ने नहीं किया। आज आप उसी मुद्दे को गिना रहे हैं। गवर्नर साहब ने नहीं किया, वो तो करना चाहते थे लेकिन आगे वो नहीं कर पाए। लालवी जी, अगर फाइल उधर थी तो आगे तो गवर्नर साहब के पास था ना। यानी कि अब लोकसभा चुनावों में अगर उन्होंने क्यों जीतते हैं तो किया? बड़ा मुद्दा लेकर आप ये चल रहे हैं कि डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, कुछ ऐसा? सोहेल जी, जी जी, डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, ये बड़ा मुद्दा लेकर चल रही है पीडीपी पार्टी। देखो बात ऐसी है, जनता की आवाज हमने आगे तक पहुंचानी है, उसके लिए जितना भी हो सकेगा हम आगे बढ़ेंगे। और जहां तक बात रही डेली वेजेस की, ये मैं पूरे विश्वास से माजिद जी। कहूंगा आपको कि डेली वेजेस की बात हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हम उनको पूरा हक दिलाएंगे। माजिद जी, हाँ जी। जवाब दीजिए। हाँ, किस बात का? दीजिए जवाब, जो अमित शाह के बयान को लेकर आज चर्चा हो रही है। बार बार बताऊंगी क्या पूरी स्टोरी खोल खोल कर? अमित शाह ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, शोषण किया गया युवाओं का, पत्थरबाजी यहां पर चल रही थी, आज लैपटॉप लेकर चल रहे हैं बच्चे। देखो, ये वक्त की बात होती है। तो जो हमारे सरकार में जो उमर साहब 2009 से 2014 तक, आप मुझे बताओ, सिर्फ एक बार 2010 में यहाँ पे हालात खराब हो गए थे, और किस तरीके से हो गए थे और किन लोगों ने कराए थे वो सब जानते हैं। उसके बाद ऐसे हालात हो गए यहाँ पे 2011 में, तो यहाँ पे अफस्पा को हटाने के लिए उमर साहब ने उस टाइम डिमांड की कि यहाँ से अफस्पा को हटा दो। और जब वीके सिंह साहब जो है, तब वो आर्मी चीफ हुआ करते थे, उन्होंने थोड़ी सी वहां पे अड़चने डाल दी, वो नहीं कराया। और इसी तरीके से अगर आज हालात लोगों को ये समझ आ गया है कि इन चीजों से कुछ नहीं मिलेगा, लालवी जी, हम उसके खिलाफ पहले जो भी यहाँ पर मंत्री रहे हैं कश्मीर के, जो भी एमएलएज रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं लालवी जी? इसके शिकार, उनके बच्चे कहाँ स्टडीज के लिए गए हुए हैं, हायर स्टडीज के लिए कहाँ पर गए हुए हैं? क्या वो कश्मीर में ही हैं या फिर कहीं दिल्ली में पढ़ रहे हैं या फॉरेन में पढ़ रहे हैं? जिस बीच में गरीबों के बच्चे को किस तरह से शिकार होना पड़ता है कश्मीर के अंदर, इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों पर। आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये तो जुमलाबाजी है। ये जुमलाबाजी है, जो जुमलाबाजी ये इलेक्शनों में करते रहते हैं ना, इन चीजों अभिजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जुमलाबाजी है और पीडीपी पार्टी कह रही है कि मुद्दे को गिनाने के लिए दोहराने से हमें लोगों के बीच जाना है। जवाब दे पाऊंगा ना। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, मैं जरा आर्य साहिल जी, मैं आपके पास पीडीपी पार्टी का अगर मैं आपको जवाब दूं, सबसे पहली बात होती है पीडीपी पार्टी की महबूबा मुफ्ती साहिबा जो आप लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा था जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। हाँ। अब क्या हुआ, फिर से उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया कि अब मैं चुनाव भी लड़ूंगी और मुझे वोट भी दे दीजिए। देखिए, पहले ये इंडिया अलायंस में थे, इंडिया अलायंस के अंदर पहले गुप्कार में थे, फिर ये इंडिया अलायंस के अंदर इनको उमर साहब ने दरबदर कर दिया, ना यहाँ का छोड़ा ना वहाँ का छोड़ा। चलिए साहिल जी जवाब दीजिए, इंडिया अलायंस का भी क्या हुआ है, चाहे वो पूरे देश में ले लीजिए या फिर जम्मू कश्मीर में ले लीजिए? नहीं, बिल्कुल इंडिया अलायंस बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई का। इन्होंने कहा कि पीडीपी के लिए, पीडीपी ने क्या कहा, ये नहीं बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के असेंबली चुनाव से पहले कहा था कि बाप बेटी चोर है, तो उन्हीं बाप बेटी के साथ सरकार बनाने का काम किया। ये इस बात को नहीं बता रहे हैं कि जिस उपर मुख्यमंत्री जवाब दीजिए अभिजीत जी। जिम्मेदार ठहराया करते थे, उसी अमृतुल्ला को अपने कैबिनेट में लेने का काम किया। ये बात नहीं बता रहे हैं। ठीक है, है अभिजीत जी जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है एक करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी जुड़ने के लिए, अभिजीत जी आपका भी, सोहेल जी आपका भी और माजिद लालवी जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह की तरफ से जो बड़े आरोप लगाए गए हैं उसी पर चर्चा चल रही थी, लेकिन लगातार अब देखना ही होगा कि 24 के जब चुनाव होते हैं तो फिर जनता जनार्दन है, वो जो चाहती है वो सामने आ जाएगा 4 जून को। लेकिन फिलहाल आप देखिए आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।